नमस्कार दोस्तों, 9 स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन टारगेट मार्केट। आपके व्यापार या प्रोफेशन में सही कस्टमर्स या क्लाइंट्स को कैसे पहचाने, उनके साथ कैसे वर्क करें। आज हम बात करने वाले हैं टारगेट मार्केट की, जो एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए, आपके बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए, मार्केटिंग का प्लानिंग करने के लिए। तो टारगेट मार्केट है क्या, पहले तो ये बात करेंगे हम। टारगेट मार्केट वो होता है कि उदाहरण के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो अगर 100 कस्टमर एक मार्केट में हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ ऐसे 30 कस्टमर ही हैं जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करेंगे, जो अल्टीमेट कंज्यूम करेंगे, तो वो हमारे टारगेट मार्केट हो गए। तो 100 कस्टमर्स हमारे टारगेट नहीं है। हमारे टारगेट मार्केट कौन है? सिर्फ वो 30 जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करेंगे। और एक उदाहरण के तौर पे बात करूं तो एक लग्जरी घड़ी बेचने वाली कंपनी के कस्टमर्स कौन होंगे? वो होंगे जो 35 से 55 के एज के हैं, उनके पास हाई डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब बहुत ही इनकम ज़्यादा है, वो एक महंगी घड़ी खरीदेंगे। तो अब हम बात करेंगे वो 9 स्टेप्स कौन से हैं जिससे हम हमारे टारगेट मार्केट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये पहचानना जरूरी क्यों है? ये पहचानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि एग्जैक्ट हमको वर्क कहाँ करना है। हो सकता है आप वो कस्टमर्स पे फोकस कर रहे हो, वैसी स्ट्रेटेजी बना रहे हो जो आपका प्रोडक्ट लेने वाले ही नहीं हो, जिनके लिए आपका प्रोडक्ट रिलेवेंट ही नहीं है, आपकी सर्विस रिलेवेंट नहीं है उनके लिए, लेकिन आप उनके पीछे कुछ मार्केटिंग का खर्चा कर रहे हो या उनके पीछे अपनी टीम लगा रखी है जो अल्टीमेटली आपको कुछ बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। तो हमारी मेहनत वहाँ वेस्ट जाती है, हमारा पैसा वहाँ वेस्ट जाता है। तो टारगेट मार्केट में वर्क करना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि हम ऑप्टिमम यूज़ कर सकें हमारे रिसोर्सेज का, हमारे फंड का, हमारे मार्केटिंग के जो हम एक्सपेंसेस, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस सब का। तो वो करें कैसे? उसके लिए मैंने एक सिंपल 9 स्टेप बनाए हैं जिससे आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेप 1 है डिफाइन योर प्रोडक्ट और सर्विस। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को परिभाषित करें। आप क्या ऑफर कर रहे हैं, यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस की विशेषताएं क्या है। ये ऐसा करने से आपको ये पता चलेगा कि सेगमेंट कैसे करना है, मार्केट का विभाजन कैसे करना है, किस पे मुझे फोकस करना है, कौन मेरे एक्चुअल में कस्टमर और क्लाइंट बेस है। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके जो कस्टमर बेस है उनकी एज ग्रुप क्या है, उनकी इनकम लेवल क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, वो क्या व्यापार या प्रोफेशन में है। ये पता कहाँ से चलेगा? ये आपको मार्केट रिसर्च से पता लग सकता है, सर्वे से पता लग सकता है, या कोई इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आई हुई है पहले की, तो आप उनसे ये सब पता कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है एक्सेस साइकोग्राफिक फैक्टर्स। मनोवैज्ञानिक कारक का पता लगाएं, जैसे कि कस्टमर्स के पसंद क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या है, उनके एटीट्यूड्स क्या है। और ये पता कैसे चलेगा? जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे सब कुछ हमारा ट्रैक होता है। तो एक रास्ता है कि सोशल मीडिया का डेटा, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं, इंटरव्यू से आप पता लगा सकते हैं, सर्वे से आप पता लगा सकते हैं। स्टेप 4 है इवेल्युएट मार्केट साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल। जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे हैं उसका ओवरऑल मार्केट साइज कितना है। जैसे कई बार आपने सुना भी होगा कि ये इंडस्ट्री इतने बिलियन डॉलर्स की है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक मार्केट साइज वो बता रहे हैं कि इतना ओवरऑल पोटेंशियल है उसका, और उसमें ग्रो करने का कितना पोटेंशियल है। कि अगर मैं प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा हूँ, आज वो अच्छी रिलेवेंट है, चल रहा है, लेकिन आगे क्या है उसका? क्या आगे वो वैसे ही बढ़ने वाला है, उसमें ग्रोथ आएगा जितना चाहिए उतना? कहीं ऐसा तो नहीं मैं जिस प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहा हूँ वो सेचुरेटेड है बहुत ही, उसका आगे बढ़ने का जो स्कोप है बहुत ही लिमिटेड है, तो उसका इवैल्यूएशन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टेप 5 है आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। आप ये मार्केट रिसर्च से पता लगा सकते हैं कि कस्टमर्स के एक्चुअल में नीड्स क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, वो प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि कस्टमर के एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। ये आप मार्केट का सर्वे करके कर सकते हैं, आप इंटरव्यूज लेके कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन से भी ये चीज़ पता लगा सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली और उसको सॉल्व कर दिया,
तो आपका बिजनेस ग्रोथ बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। ये आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। स्टेप 6 है एनालाइज कंपटीशन। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं, क्या पोजीशन है उनके मार्केट में, वो कैसे अपने प्रोडक्ट को पेश कर रहे हैं। आपको वहाँ पे गैप आइडेंटिफाई करना है। वो जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं और कस्टमर को जो चाहिए, क्या उसमें कुछ गैप है, कुछ फ़र्क है। अगर वो फ़र्क और गैप को आप समझकर वही चीज़ आप दे देते हैं तो आपके लिए मार्केट में पकड़ बनानी बहुत ही आसान हो जाएगी और आप बहुत जल्दी से ग्रो कर पाएंगे। डिमांड गैप को समझने के वजह से आप एक कदम कंपटीटर से आगे निकल जाएंगे। स्टेप 7 है सेगमेंट द मार्केट। मार्केट का विभाजन। आप अपने जो ओवरऑल आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का जो भी मार्केट हैं, उनके जो कस्टमर बेस हैं, उसमें अलग अलग आप सेगमेंट भी बना सकते हैं। जैसे कि आप यंगर ऑडियंस का ले सकते हैं, थोड़ी एज ज़्यादा है वो कस्टमर बेस का ले सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं। इससे आपको स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में और स्पेसिफिक उनके लिए बिजनेस प्लानिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी और वो बहुत ही सटीक तरीके से काम करेगा। अगर आप अलग अलग सेगमेंट के लिए सेम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो हो सकता है आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरे इफेक्टिवली या असरकारक तरीके से काम ना करे। स्टेप 8 है क्रिएट बायर पर्सोनास। खरीदार व्यक्ति की प्रोफाइल बनाएं। एक आपका आइडियल कस्टमर जो है वो कैसा होगा, आपको उसकी प्रोफाइल बनानी है। जैसे कि एक आइडियल कस्टमर आपका की क्या विशेषताएं हैं, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है। जब वो एक प्रोफाइल आप बना लेंगे तो आपको आपकी टीम के साथ बैठ के ये डिस्कस करने में आसानी रहेगी कि हमारे कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, तो हम ये स्कीम लेके आ सकते हैं। उसको ये नहीं पसंद है तो उसको ये कलर पसंद नहीं आता है तो हम ये हमारे डिज़ाइनिंग में या हमारे पैटर्न में या प्रोडक्ट के कलर में ये कलर नहीं सिलेक्ट करें। तो जब आपके पास एक आइडियल कस्टमर की प्रोफाइल होगी तो आपको बिजनेस प्लानिंग में, मार्केटिंग प्लानिंग में और अन्य स्ट्रेटजीज बनाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। स्टेप 9 और आखिरी स्टेप है टेस्ट एंड रिफाइन। लगातार आप कस्टमर से फीडबैक लेते रहें, डेटा कलेक्ट करते रहें। डेटा की बहुत वैल्यू होती है, वो आपको बहुत चीज़ें ऐसे समझा देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं या जो आपको डायरेक्ट पता नहीं लग सकती। इसलिए हमेशा फीडबैक लेते रहना ज़रूरी है ताकि अपने को पता चलता है कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, वो उसके चॉइस में क्या बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो उससे अपडेट, वो चीज़ में हमको अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको लगातार फीडबैक पर काम करना ज़रूरी होता है, जो कि इसका 9th स्टेप है, टेस्ट एंड रिफाइन। अब जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे, फीडबैक लेंगे, तो आपको स्ट्रेटेजी में चेंज करना है आपके कि अच्छा ये स्ट्रेटेजी पहले वर्क कर रही थी, अभी मार्केट में ये चेंज हो गया, ये डायनामिक्स चेंज हो गए, तो अब हमको इस स्ट्रेटेजी में चेंज करना है। तभी आपके लिए जो स्ट्रेटेजीज है वो रिलेवेंट रहेगी, कस्टमर के लिए रिलेवेंट रहेगी। तो आपने ये देखा कि 9 स्टेप्स कौन से हैं और उससे आप कितनी आसानी से अपने टारगेट ऑडियंस को समझ सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके ऊपर लगातार काम करते रहना ज़रूरी है। आप पीरियडिकली डिसाइड कर सकते हैं कि मैं मेरी स्ट्रेटेजीज को 1 महीने में, 2 महीने में, क्वार्टरली में रिव्यू करूँगा, उस पर वर्क करूँगा। तो टारगेट मार्केट को और समझने के लिए इसको मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा इसका, जिसमें हम और एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे कि हम इसको और कैसे बेहतर तरीके से अपना सकते हैं, बहुत सटीक तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके अलावा बिजनेस संबंधित आपको अगर कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करनी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक और इसको शेयर ज़रूर करना है। और अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।